नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, जिसकी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था खाद्य जाल के बारे में, खाद्य पिरामिडों के बारे में, उत्पादकता के बारे में और अंतःक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले खाद्य जाल बहुत सारी फूड चेन मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है जिसे अपन कहते हैं खाद्य जाल। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी यानी कि खाद्य जाल जितना ज्यादा जटिल होगा उतना ही ज्यादा परितंत्र जो है स्थायी होगा। दूसरा हमने देखा पिरामिडों के बारे में। पोषी स्तरों का आलेखी निरूपण क्या कहलाता है? आपका खाद्य पिरामिड कहलाता है। एल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया ये सिद्धांत। ये जो होते हैं तीन प्रकार के, संख्या का पिरामिड, जय भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। संख्या के पिरामिड मोस्टली जो है वो सीधे बनते हैं, लेकिन किसी पेड़ का जो है पारिस्थितिकी तंत्र का हम पिरामिड बनाते हैं तो उसका संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। दूसरा जय भार के पिरामिड भी मोस्टली सीधे बनते हैं, लेकिन एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जब जय भार का पिरामिड बनाया जाता है तालाब का तो वो कैसा बनेगा? उल्टा। तीसरा आपका जो ऊर्जा का पिरामिड है हमेशा कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे, क्योंकि जो ऊर्जा है जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है, पोषी स्तर पर जाती है एक से दूसरे पे, तो एनर्जी का लॉस होता है, इसीलिए हमेशा सीधे बनते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था अनुक्रमण के बारे में। तो किसी भी अगर बंजर भूमि पे एक पारिस्थितिकी तंत्र का उद्भव हो तो उसे अपन कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण, और जहां पर पहले जीवन था लेकिन किसी आपदा के चक्कर में नष्ट हो गया और पुनः वहां पर उद्भव होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण। फिर हमने देखा था उत्पादकता। तो जय भार उत्पादन की दर को अपन क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। दो प्रकार की, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर भी दो है अपनी, एक है जीपीपी यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा है अपना एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है कि कुल कार्बनिक पदार्थ जो उत्पादन हुआ है उसे अपन कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद पौधों के द्वारा रेस्पिरेशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज ले ली जाती है और जो शेष बची उसे अपन कहते हैं एनपीपी। यानी कि जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस आर, या फिर हम लिख सकते हैं एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। इसके बाद हमने कुछ डिस्कस किया था अंतःक्रियाओं के बारे में, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक के अंदर हमने देखा था कि जो साथ रहने वाले दो जीव हैं या तो दोनों को ही लाभ होगा या फिर दोनों में से एक को लाभ होगा, किसी को भी हानि नहीं होगी। सबसे पहला हमने देखा था म्यूचुअलिज्म, जिसमें दो जाति के जो जीव है सहजीवी जीवन यापन करते हैं। जैसे कि आपका क्या है? लाइकेन। इसमें शैवाल और कवक जो है सहजीवी जीवन यापन करते हैं। दोनों को ही इसमें क्या होता है? लाभ होता है। एक दूसरे को फूड प्रोवाइड करता है, दूसरा पहले को शेल्टर प्रोवाइड करता है। दूसरा हमने देखा कॉमेंसाइलिज्म। इसमें क्या होगा कि एक जीव को लाभ होगा, दूसरे जीव को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। तीसरा हमने देखा प्रोटो कॉपरेशन यानी कि आदि सहयोग। इसमें भी जो है दोनों जीवों को क्या होता है? लाभ होता है। इसके बाद हमने देखा था ऋणात्मक, जिसमें देखा परभक्षण। एक जीव क्या करेगा? दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, तो एक को लाभ हुआ, दूसरे को हानि हुई। दूसरा हमने देखा था इसमें परजीवी यानी कि पैरासिटिक, जिसमें एक जीव जो है दूसरे के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रह के उससे लाभ प्राप्त करता रहता है, दूसरे को क्या होती है? हानि। जैसे कि आपकी कस्कुटा बेल है और इसके साथ साथ जू है, तो ये हुआ आपका पैरासिटिक। इसके बाद हमने देखा कंपटीशन यानी कि स्पर्धा। अगर एक जाति के जीवों के बीच में खाने को रहने के लिए जो है क्या होती है? स्पर्धा होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? इंट्रा स्पीशीज। अगर दो अलग अलग जाति के जीवों में खाने के लिए रहने के लिए कंपटीशन होता है तो उसे अपन कहते हैं इंटर स्पीशीज यानी कि अंतर जातीय। इस प्रकार से ये वाली जो है हमने ये सब चीजें पढ़ी लास्ट क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। जितने भी आपके साइकिल हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके जैव भू रासायनिक चक्र होते क्या हैं? अपन इनको बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों बोलते हैं? देखो, बायो का मतलब क्या है? जैव, जियो का मतलब भू और केमिकल का मतलब रासायनिक, तो इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। अब देखो ये क्या है? आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। भाई सूरज की रोशनी की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेंगे। अब इससे जो है एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ होता है, अपने जो भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता, उनके अंदर होता है। अब उपभोक्ताओं से ये किस में जाता है, उपभोक्ताओं से अपघटकों में जाता है, डिकम्पोजर्स में जाता है। तो यानी कि इनका एक साइकिल चलता रहता है कि ये पेड़ पौधों से होता हुआ आपके जो है किस में जाएगा, कंज्यूमर्स में जाएगा, कंज्यूमर से होता हुआ डिकम्पोजर में जाएगा, यानी कि इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो इस तरीके से एक पूरी साइकिल यहाँ पर चलती रहती है, जिसे अपन क्या कहते हैं। अब ये जो पोषक तत्व हैं, जैसे आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनका इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रहा है, एक चक्र बन रहा है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। देखो, पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु व दीर्घ तत्वों का जैविक से और अजैविक व अजैविक से पुनः जैविक घटकों में प्रभाव। अब देखो, अजैविक से जैविक में कैसे हुआ, जैविक से अजैविक में कैसे हुआ। आपको पता है कि इसने फोटोसिंथेसिस किया, आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्होंने, या फिर नील हरित शैवालों ने, इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया। अब इनसे जो पोषक तत्व है इनको खाएगा कौन, कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता खाएंगे। तो ये इनकी बॉडी में चले गए। अब ये उपभोक्ता कभी ना कभी तो मरेंगे ना, तो ये जब मरे तो इनका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। किसके द्वारा, अपघटकों के द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा। तो ये इनका अपघटन हो गया। तो ये अपने जो है दोबारा इसमें मिल गए, यानी कि मिट्टी में मिल गए। अब यहाँ से दोबारा ये किस में चले जाएंगे, पेड़ पौधों में। यानी कि एक पूरा साइकिल यहाँ पर चलता रहेगा। इस तरीके से ये जो पोषक तत्व है इस एनवायरनमेंट के अंदर घूमते रहते हैं। अब इन्हीं पोषक तत्वों का जो अपना साइकिल्स है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है अपना कार्बन साइकिल। कौन सा है, कार्बन साइकिल। देखो, आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। पेड़ पौधों के साथ साथ और कौन भी करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये क्या करते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया। अब देखो, क्या मुझे ये बताओ, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है। आप कहोगे नहीं है। अरे कैसे नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये क्या हुआ, इन्होंने किया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसमें ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये कार्बन जो है वो कहाँ आ गया, इन जो पेड़ पौधे हैं इनकी बॉडी में आ गया। इनमें जो है क्या है, अब कार्बन है। अब इन कार्बन का क्या हो गया, पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषण हो गया। क्या कर लिया भाई, पेड़ पौधों ने इनका अवशोषण कर लिया कार्बन का। अब ये जो पेड़ पौधे हैं इनको खाएगा कौन, इन पेड़ पौधों को खाएंगे भाई कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, पेड़ पौधे हैं, इनको खाया किसने, किसी भी खरगोश ने खा लिया या फिर किसी अन्य जानवर ने खा लिया। तो कार्बन क्या हुआ, आपके पेड़ पौधों से एंटर कर गया किसमें, फूड चेन के अंदर। ठीक है भाई, फूड चेन में आ गया, खाद्य श्रृंखला में। अब इस खरगोश को खा लिया किसी दूसरे जानवर ने। मान लीजिए खरगोश को जो है कोई और जानवर आके खा गया, मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देती हूँ शेर। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि ये जो शेर है वो कभी मरेगा ही नहीं, अमर है, ऐसा तो नहीं है ना। कभी ना कभी तो हम सारे जीव जो है वो मरेंगे। ये जब मरेगा तो इसका क्या होगा, अपघटन होगा। किसके द्वारा, अपघटकों के द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा। ठीक है भाई, तो इन अपघटकों ने क्या कर लिया, इसका अपघटन कर लिया। तो कार्बन जो है खरगोश से शेर में गया, शेर से कहाँ आ गया, अपघटकों में आ गया। अब जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो ये किसमें जो है अपना कार्बन मिक्स हो गया, अपने जो है सॉइल के अंदर ये कार्बन आ गया।
ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा टाइम तक अपने इसके अंदर रह जाता है तो किसका निर्माण होता है? फॉसिल्स का, जीवाश्म का, और जीवाश्मीय ईंधन का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो आपके क्या बन गए? फॉसिल और फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म और जीवाश्मीय ईंधन बन गया। अब इनके द्वारा दोबारा से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगी, वापस से ये एक साइकिल चलेगा, ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जो है इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती जाएगी। तो ये क्या है? अपना कार्बन साइकिल है कि आपके कार्बन ने किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, किनके द्वारा? पेड़ पौधों के द्वारा इनटेक किया गया, फिर ये फूड चेन में एंटर हुआ कंज्यूमर्स के थ्रू, उपभोक्ताओं के थ्रू, उपभोक्ताओं से होते हुए कहाँ आया? अपघटकों में, फिर यहाँ पर इन क्या बना? अपना जीवाश्म, जीवाश्मीय ईंधन बना और उनके जलने पर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हुई और वापस से ये जो साइकिल है वो आपका चला। तो इस तरीके से अपना जो कार्बन साइकिल है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई बात समझ में? चलिए, दूसरा अपना साइकिल है यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है। कौन सा साइकिल है? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है भाई, चलो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर 4 स्टेप जो है हम पढ़ने वाले हैं। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा? 4 स्टेप में। सबसे पहला आ जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहला कौन सा आता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसे अपन क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। अब देखो ये कैसे होगा। आपको पता है कि जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में प्रेजेंट है? N2 के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अब ये जो N2 है यानी कि नाइट्रोजन के बीच में कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है। इनके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ना वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही प्रबल होता है। अब ये जब प्रबल है तो कैसे भाई ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा? किस तरीके से ये जो है अपनी फूड चेन के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर मूव करेगा, कैसे इसका साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। देखो भाई, ये जो नाइट्रोजन है इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसको तोड़ के पहले किसी सरल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है कि नहीं? तो देखो भाई क्या होता है, आपको पता है जब बिजली चमकती है, बिजली लाइटनिंग होती है, तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाता है? इसका ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब ये किसकी वजह से हुआ? वातावरण की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन इसको कहते हैं। पहली चीज तो ये तो किसकी वजह से हुआ? लाइटनिंग की वजह से। दूसरा अपना जो है किसी इंडस्ट्री की वजह से या फिर जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल या फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, यानी कि जैविक प्रकार का। ये जो हुआ लाइटनिंग की वजह से वो कौन सा है? आपका अजैविक प्रकार का। देखो भाई इस तरीके से पहला स्टेप जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन किसका? नाइट्रोजन साइकिल का कंप्लीट होगा। देखो वायुमंडल में लगभग 79% जो है नाइट्रोजन अपनी प्रेजेंट है। पादपों को नाइट्रेट व अमोनियम यौगिकों के रूप में ये जो नाइट्रोजन है वो प्राप्त होती है। अब पादप अमोनिया के रूप में ले रहा है, नाइट्रेट के रूप में ले रहा है, तो यानी कि इस नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है ना। तो यहाँ से हमने किसके थ्रू? या तो लाइटनिंग के थ्रू या फिर बैक्टीरिया के थ्रू ये जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। देखिए इधर यहाँ पर ये 4 स्टेप है। पहला है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन जिसे कहते हैं। तो जो अपना ये N2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया? इधर जो N2 है वो कन्वर्ट हो गया अमोनिया के अंदर। ठीक है भाई,
फिर दूसरा स्टेप आता है अपना नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये जो अमोनिया है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। अब देखो, ये जो अमोनिया है वो नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट किसके थ्रू होगा, कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू होगा, कुछ जीवाणुओं के द्वारा होगा। फिर अपना आ जाता है अमोनिफिकेशन, यानी कि वापस से ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है वो किस में कन्वर्ट होंगे, अमोनिया में कन्वर्ट होंगे। और फिर दोबारा जो है लास्ट स्टेप अपना आएगा विनाइट्रीकरण, यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन। इसके अंदर क्या होगा, वापस से ये जो नाइट्रोजन है वो एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है। तो यानी कि जहां से सफर चालू हुआ वहीं सफर जो है दोबारा एंड हुआ। तो एक साइकिल बन गया, जिसे अपन ने क्या कह दिया, नाइट्रोजन साइकिल कह दिया। अब देखो ये बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टेप की अपन बात करते हैं तो कौन सा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, कैसे कैसे बताया मैंने आपको, एक तो होगा अजैविक प्रकार से, जिसमें क्या होगा, बिजली की वजह से यानी कि लाइटनिंग की वजह से ये जो N2 है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में। ठीक है, तो वो होगा आपका अजैविक प्रकार का। फिर आपका आता है जैविक प्रकार का, जिसे अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। देखिए, अजैविक में बादलों में बिजली के चमकने से होगा, तो ये आपका जो N2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। जैविक में सहजीवी सूक्ष्मजीवी। अब सहजीवी क्या होते हैं, जो साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं, यानी कि इनको अलग अलग कर देंगे तो ये जो है प्रकृति के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनके द्वारा होगा, असहजीवियों के द्वारा होगा और आपके नील हरित शैवालों के द्वारा होगा। ये जो नील हरित शैवाल होते हैं, अरे नील हरित शैवालों को क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्या, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। कौन, आपके एक तो ग्रीन प्लांट्स और साथ के साथ नील हरित शैवाल। अब देखो भाई, सूक्ष्म सहजीवी कौन है आपके, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, असहजीवी कौन है, क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर। और आपके नील हरित शैवाल में कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे, नोस्टॉक और एनाबीना। इनके द्वारा ये जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होती है किसमें, अमोनिया के अंदर। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप अपना कौन सा आता है, नाइट्रिफिकेशन। कौन सा आता है, नाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रीकरण। देखो यहां पर ये पूरा अपना जो है नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है। लाइटनिंग हुई, ठीक है, बिजली की वजह से ये जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया के अंदर, यानी कि अपना क्या हो गया, इधर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। ठीक है, या तो इसकी वजह से होगा, तो ये तो हुआ आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से होता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो इनकी वजह से, इन बैक्टीरिया की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हुआ, आपका अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस अमोनिया के अंदर जो है कन्वर्ट होने के बाद अपनी दूसरी स्टेप आती है, कौन सी, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण, जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, हुआ नहीं हुआ। फिर आपका क्या होता है, इसमें अमोनिफिकेशन होता है। क्या होता है, अमोनिफिकेशन, थर्ड स्टेप। और फिर चौथी स्टेप आती है आपकी विनाइट्रीकरण, यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसमें डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है वो इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको N2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपना क्या हो जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इन 4 स्टेप के अंदर आपका जो है ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। आपको मोस्टली इसमें याद रखना है जो बैक्टीरिया है उनके नाम। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा स्टेप कौन सा है आपका, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण, जिसमें अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्रेट में।
किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में या फिर नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में। अमोनिया कन्वर्ट हो गया किसमें? नाइट्रेट में। तो ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप जो अपना आता है अमोनिफिकेशन। अब इसमें क्या होगा भाई? ये क्या है? आपके फूड चेन में एंटर कर गया। अब यानी कि जो मृत शरीर है उनके प्रोटीन में ये जो नाइट्रेट है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अमोनिया के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? बैसिलस रेम्बोसस की प्रेजेंस में ये जो है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। अब ये जो अमोनिया है वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगी, तो इस स्टेप को अपन क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनियम यौगिक किसकी प्रेजेंस में? थायोबैसिलस या फिर माइक्रोकोकस की प्रेजेंट में कन्वर्ट हो गया किसमें? स्वतंत्र नाइट्रोजन में, वापस जो है अपने वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो अपना 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। अगला जो साइकिल आता है वो अपना कौन सा है? फास्फोरस साइकिल। ये जो फास्फोरस साइकिल है इसके अंदर एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं होता है। किसका? एटमॉस्फेयर का रोल नहीं होगा। देखिए कैसे, आपको पता है कि अपनी जो रॉक्स होती हैं यानी कि चट्टाने हैं, रॉक्स है, उनसे जब वर्षा हुई तो उनसे जो फास्फोरस है वो किस में आ गया? सॉइल के अंदर आ गया। देखो भाई, वर्षा हुई, वर्षा होने की वजह से आपके जो रॉक्स है उनमें से क्या हुआ? फास्फोरस जो है वो निकल के कहाँ आ गया? लैंड में, यानी कि आपके जो सॉइल है उसमें आ गया। ठीक है भाई, फास्फोरस आ गया सॉइल में। अब देखो, फास्फोरेट जो है अपने सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो गया। अब ये पेड़ पौधे जो है इसका क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। तो पेड़ पौधे इसका अवशोषण कर लिए। अब इन पेड़ पौधों को खाएगा कौन? ये फूड चेन में एंटर हो जाएगा, क्योंकि भाई पेड़ पौधों को खा लेंगे आपके क्या? कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। उपभोक्ताओं ने इन जो फॉस्फेट है ये इनकी बॉडी में एंटर कर गया। अब ये जो है कभी ना कभी मरेंगे, यानी कि इनका डिकम्पोजिशन होगा। तो डिकम्पोजिशन के थ्रू यानी कि डिकम्पोजर्स ने, अब घटकों ने इनका डिकम्पोजिशन किया और ये वापस से सॉइल में आ गया। तो इस तरीके से एक साइकिल चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? तो ये जो है अपना क्या होता है? फास्फोरस साइकिल होता है। इसमें एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है बस यहाँ पर बारिश हुई तो ये फास्फोरस इन चट्टानों से कहाँ पर आ गया? अपने सॉइल के अंदर आ गया। ये जो फास्फोरस है यानी कि फॉस्फेट है उसका एटीपी निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आपको पता है ना हमारी बॉडी के अंदर फास्फोरस है, इतना तो पता है ना। जब आपको पता है डीएनए और आरएनए जो है वो आपके बने रहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? आपका फॉस्फेट समूह होता है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, शुगर होती है। तो फॉस्फेट समूह हुआ ना, तो अपने डीएनए और आरएनए के निर्माण में ये फास्फोरस यानी कि फॉस्फेट जो है वो अपना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सारे जो तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, जिन एलिमेंट का साइकिल हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपका अभी हमने पढ़ा कार्बन, जैसे आपका हमने पढ़ा नाइट्रोजन, जैसे अभी हमने पढ़ा फास्फोरस, ये सब ही क्या हैं? हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका फास्फोरस साइकिल हुआ। अगला साइकिल जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अगला है सल्फर। अब देखो, ये जो सल्फर साइकिल है वो किस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर साइकिल बनाता है। देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है इंडस्ट्रियल एमिशन होगा। यहां से ये जो सल्फर है वो निकलेगा। कैसे भाई? सल्फर निकला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और क्या बन गया? आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। बना नहीं बना? अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ऊपर जाके क्या करता है? जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। अब जब इस सल्फर डाइऑक्साइड की और जलवाष्प की अभिक्रिया होगी तो आपके किसका निर्माण होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होगा, H2SO4 का निर्माण होगा। अब ये जो H2SO4 है वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पानी के अंदर किस फॉर्म में? सल्फेट की फॉर्म में जो है क्या हो गया? एंटर हो गया। अब ये पानी कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा भाई।
यानी कि मृदा के अंदर जाएगा। तो सल्फेट कहाँ एंटर कर गया? हमारी मृदा के अंदर। अब इस सल्फेट का एब्जॉर्प्शन हो गया किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। तो प्लांट्स ने क्या कर लिया? सल्फेट को अपटेक कर लिया, ठीक है, खा लिया, यानी कि अवशोषित कर लिया। अब इन पेड़ पौधों को खाएगा कौन? कंज्यूमर खाएंगे, यानी कि उपभोक्ता खाएंगे। अब ये मरेंगे तो इनका डिकम्पोजिशन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वापस ये सॉइल के अंदर ये सल्फेट जो है एंटर कर जाएगा। यानी कि इस तरीके से ये जो एक साइकिल है वो यहाँ पर चलता रहता है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो गया? एक सल्फर का साइकिल चला, जिसे अपन ने क्या कह दिया? सल्फर साइकिल कह दिया। आई के नहीं आई बात समझ में? तो ये हुआ अपना सल्फर साइकिल। अगली बात करते हैं हम किसकी? वाटर साइकिल की। देखो बड़ा इजी है, वाटर साइकिल में भी 3-4 स्टेप होती है जिसके द्वारा ये जो वाटर साइकिल है वो चलता रहता है। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? मान लीजिए कि अपने यहाँ पर समुद्र है, ये यहाँ पर क्या है? समुद्र। यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से क्या होगा कि आपका जो वाटर है उसका इवेपोरेशन होगा, यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया होगी। क्या होगी? वाष्पन की प्रक्रिया। कि आपकी जो लिक्विड है वो किस में चेंज होगा? गैस के अंदर चेंज होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर इसका क्या होगा? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। क्या होगा? संघनन होगा। ये जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव के अंदर। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो यानी कि इस तरीके से छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये बन जाएगा। अब ये जब बादल आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? आपकी वर्षा होगी और जिसकी वजह से ये जो पानी है फिर से इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा पानी की बूंदों की जगह ओले गिर जाते हैं, स्नोफॉल हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? ओले क्यों गिरते हैं? देखो जब ये यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इन पानी की बूंदों का जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ओले के रूप में जो है ये नीचे आते हैं। तो इस तरीके से वापस समुद्र में आया और वापस से यहाँ पर वही साइकिल चलेगा। तो इस तरीके से ये जो वाटर साइकिल है वो अपना कंप्लीट होता है। चलिए अगला साइकिल और आज का लास्ट साइकिल है हमारा ऑक्सीजन साइकिल, यानी कि ऑक्सीजन चक्र। ये कैसे चलेगा? देखो भाई आपको पता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसमें आपके ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर छोड़ते हैं। छोड़ते नहीं छोड़ते? अब ये जो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा ली जाती है? कंज्यूमर्स के द्वारा ली जाती है। ली जाती नहीं ली जाती? ये ऑक्सीजन किसने इंटेक कर ली? इधर उपभोक्ताओं ने इंटेक कर ली। अब इन्होंने ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने बाहर निकाल दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? वापस से पेड़ पौधे लेंगे। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन का साइकिल है वो यहाँ पर चलता रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। आई बात समझ में? ये जो साइकिल है बायोजियोकेमिकल साइकिल वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। आई बात को समझ में? देखिए सबसे पहला बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की। ऑक्सीजन साइकिल में क्या होगा? पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जो है आपके उपभोक्ताओं के द्वारा इंटेक की जाएगी, यानी कि अंदर ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस पेड़ पौधों के द्वारा ली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन साइकिल है वो कंप्लीट होता है। दूसरा हमने देखा सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल में क्या होता है कि आपके इंडस्ट्री से ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो वर्षा के जल के साथ नीचे आता है। अब ये सल्फेट के रूप में सॉइल में चला जाता है। ये जो सॉइल से जो सल्फेट है वो प्लांट्स के द्वारा अपटेक किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और ये फिर फूड चेन में एंटर कर जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों को खाते हैं कौन? उपभोक्ता। जब उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है तो वो जो है अपघटकों के द्वारा वापस से जो है उस साइकिल के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सल्फर साइकिल कंप्लीट होता है। एक हमने देखा फास्फोरस साइकिल। फास्फेट जो है वो हमारे एटीपी निर्माण में सहायक है।
यानी कि एटीपी में उसका रोल होता है। साथ के साथ हमारे डीएनए और आरएनए जो है उसमें भी फास्फोरस बड़ा ही उत्तरदायी है। तो ये जो फास्फोरस है उसके अंदर ये जो एटमॉस्फेयर है उसका रोल नहीं होता है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में जो है आपके 4 स्टेप होती हैं। कौन कौन सी? पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बिजली के चमकने की वजह से ये जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। तो ये क्या है? अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वातावरण की वजह से हो रहा है, इसलिए अपन इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा अपना जैविक प्रकार का, जो आपके नीलहरित शैवालों की वजह से, असहजीवी बैक्टीरिया की वजह से या फिर सहजीवी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा। जैसे आपके हम नीलहरित शैवालों की बात करें, नोस्टॉक एनाबीना, असहजीवियों की बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम। इस तरीके से इन बैक्टीरिया के द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दूसरा इसमें स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रीकरण। तो अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपका अमोनीकरण। तो मृत शरीर से ये जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होता है? फिर से आपके अमोनिया में। और चौथा स्टेप आता है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या होगा कि ये फिर से मुक्त नाइट्रोजन जो है वो बनेगी और वातावरण के अंदर रिलीज हो जाएगी। इसके साथ अपने यहाँ पर ये जो साइकिल्स है वो कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास के अंदर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।